गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पे डिस्कस किया था। अब समझना डाल्टन के आंशिक दाब नियम का उपयोग क्या है। जैसे आपकी बुक में नहीं है उपयोग, अभी लास्ट दो वीडियोस में अपने जो पढ़ा है वो केवल एक ही चीज़ पढ़ा है, PV इक्वल टू NRT, उसी से सारा सब कुछ अपन सॉल्व कर रहे थे। क्या उपयोग ले सकते समझना। जैसे मान लीजिए CH4 गैस है, N2 है, O2 है, H2 है, ये ऐसी गैसें है जो जल से क्रिया नहीं करती, जल से क्रिया नहीं करती। जब ये जल से क्रिया नहीं करती है तो इनका आंशिक दाब डाल्टन के आंशिक दाब नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने ये एक पात्र लिया, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें एक उल्टी कीप लगा दी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसमें गैस के बुलबुले पास कर दिए, जो भी गैस है, मान लीजिए मैंने CH4 गैस ली, यहाँ मैंने इसमें जल भर रखा है, इस टेस्ट ट्यूब में जल है यहाँ तक। अब समझो यहाँ मेरे पास दो चीज़ें होगी, एक तो मेरे पास यहाँ होगा जल वाष्प, एक मेरे पास यहाँ पर होगा मान लीजिए CH4 गैस, ठीक है। अब मैंने इस मिश्रण का क्या किया, कुल दाब ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात किया? कुल दाब। ये कुल दाब किसका आएगा? आर्द्र गैस का, मतलब गैस के साथ जलवाष्प भी है, इसका मतलब नम गैस का दाब आएगा। मान लो ये दाब आ गया 700 mm, ठीक है। कुल दाब ज्ञात कर लिया 700 mm। अब मैंने इसमें गैस प्रवाहित नहीं की, गैस को मैंने हटा दिया, अब इसमें केवल जल वाष्प है। अब मैंने दाब ज्ञात किया तो ये क्या कहलाएगा? जलीय तनाव। जलीय तनाव, जल का वाष्प दाब। ये मान लीजिए 20 mm आया तो अपने को शुष्क गैस का दाब ज्ञात हो जाएगा। कैसे? टोटल था 700, इसमें से जल का घटा दो, क्योंकि पहले जो दाब आया था, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या था? कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगी। तो यहाँ जल का 20 आया तो पहले जो 700 आ रहा था उसमें 680 किसके कारण था? CH4। बुक में नहीं, आपकी नॉर्मली स्टडी के लिए है। अब 2 दिन में जितना आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करें, जो आपकी बुक में भी है, NCERT बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, NCERT बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं बोल के बता रहा हूँ, आप बुक में देख लेना। 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर, आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए न्यूनतम दाब क्या होगा? देखो ताप स्थिर रखा है, आयतन चेंज कर रहे हैं तो दाब चेंज होगा। तो स्थिर ताप पर कौन सा नियम लगेगा? बॉयल का नियम। तो बॉयल के नियम से क्या आएगा? V1 बट्टा V2 बराबर P1 बट्टा P2। V1 बट्टा V2 बराबर P1 बट्टा P2। V1 आपको दे रखा है 500 डेसीमीटर क्यूब, P1 आपको दे रखा है 1 बार, बार दाब की इकाई होती है। V2 आपको दे रखा है 200 डेसीमीटर क्यूब। P2 आपको ज्ञात करना है। पहले तो सीधा बता दूं, V व्युत्क्रमानुपाती होता है P के, P को बढ़ाओगे तो V घटेगा, जितने गुना P बढ़ाओगे उतने गुना V घट जाएगा। तो V को आपने 2.5 गुना कम किया है, 500 से 250, तो ये 2.5 गुना बढ़ जाएगा। ये 2.5 गुना कम हुआ तो ये 2.5 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका 2.5 गुना कितना होता है एक बार का? 2.5। तो 2.5 आंसर आ गया, लिख दो यहाँ। V1 कितना है? 500, V2 कितना है? 200, P1 कितना है? 1 बार, P2 आपको ज्ञात करना है। तो पहले इसका हल लिख दूं मैं, 2.5 आया,
अरे व्युत्क्रमानुपातिकता उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड। P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1, P1 कितना है, एक बार, तो यहां इसको हल किया 2.5 बार बराबर P2 इकाई, ये वाली आ जाएगी इधर से लीटर कैंसिल, इधर वाली इकाई आ गई। आंसर कितना आया, 2.5 बार। कुछ नहीं करना था, केवल बॉयल्स लॉ को अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, ये भी बॉयल्स नियम का है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1.2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। यदि समान ताप पर गैस को 180 ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित करे, ट्रांसफर करे, तो नया दाब क्या होगा। वही ताप कांस्टेंट है, बॉयल्स का नियम लगाओगे, क्या नियम होगा, V1 बट्टा V2 बराबर P2 बट्टा P1। P1 कितना दिया है, 1.2 बार। V1 जितने लीटर का फ्लास्क है उतना ही गैस का आयतन होगा, 120 ml। V2 किस में किया, 180 ml। 120 से 180 60 और बढ़ा, मतलब 1.5 गुना बढ़ गया। ये 1.5 गुना बढ़ा तो ये 1.5 गुना कम हो जाएगा, इसका 1.5 गुना कम होने का मतलब 0.8 हो जाएगा। देख लेते वो जितना भी होगा। P2 आपको ज्ञात करना है, वैल्यू पुटअप करो। V1 कितना है, 120, V2 कितना है, 180, P2 आपको ज्ञात करना है। P1 कितना है, 1.2, तो P2 बराबर आएगा 120 इंटू 1.2 बट्टा 180। 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड होगा 4 6, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 3, कितना आया 2 बट्टा 3 गुणा 1.2। 1.2 को 2 से गुणा किया 2.4 बट्टा 3। पॉइंट को यहां पहले रख के हटा दो, 8 3 24, 0.8 बार। आराम से देख लो, पॉज करके आराम से इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट समझना, ये मैं हटा इसलिए रहा हूं कि नेक्स्ट जो क्लास होगी इंग्लिश मीडियम उसमें भी यही क्वेश्चन काम आ जाए, इसलिए। तीसरा क्वेश्चन आप बुक से पढ़ना, मैं कल करवा चुका, बोल देता हूं। बुक में से दिया हुआ है, नियत ताप पर अवस्था समीकरण द्वारा सिद्ध कीजिए गैस का घनत्व दाब के समानुपाती होता है, मतलब D समानुपाती होता है P के। ये कल मैंने प्रूव किया था, घनत्व ज्ञात किया था, D बराबर PM बट्टा RT। M नियत था, R नियत था, गैस नियत था। ये कह रहा है T को नियत कर दो, तो ये तीनों नियत हो गए। इसका मतलब D समानुपाती P। आपको केवल इतना ही करना था कि हम जानते D बराबर PM बटा RT, या पूरी समीकरण हल कर दो, घनत्व यहां तक ले आओ 4 नंबर, फिर 5 नंबर ये लिख देना। नेक्स्ट, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार दाब पर नाइट्रोजन के घनत्व के समान हो तो गैस के ऑक्साइड का अणुभार ज्ञात करो। पहले तो इसमें जो शर्त दी है वो याद होनी चाहिए। ये कह रहा है नाइट्रोजन का घनत्व और उस गैस के ऑक्साइड का घनत्व बराबर है, मतलब मैं एक तरफ लेता हूं DN2, एक तरफ लेता हूं DGO, लिख देता हूं गैस ऑक्साइड। एक तरफ नाइट्रोजन का घनत्व, दूसरी तरफ गैस के ऑक्साइड GO लिख दिया गैस ऑक्साइड।
इसका घनत्व बराबर है। घनत्व ज्ञात करने का सूत्र अभी मैंने लिखा था Pm अपॉन RT, सेम इधर लिखेंगे Pm अपॉन RT, Pm अपॉन RT। अब इसको चेंज क्या कर रहा हूं, इधर नाइट्रोजन है तो ये सारा नाइट्रोजन के लिए, इधर गैस के ऑक्साइड के लिए, तो यहां मैं लिख देता हूं Pn Mn Tn, बाकी R को चेंज नहीं करना। ये मैंने लिख दिया P गैस ऑक्साइड G, M गैस ऑक्साइड, T गैस ऑक्साइड। अब देखो P नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का दाब कितना दिया है 5 बार, तो मैंने लिख दिया 5। R से R कैंसिल हो जाएगा, हटा देता हूं, देखो यहां से R से R कैंसिल। Mn, M का होता अणुभार, नाइट्रोजन का अणुभार होते हैं 14 × 2 28, ये आपको याद रखना है। T नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को किस ताप पर लिया, देखो 0 डिग्री ताप तथा 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार दाब पर, इसका मतलब ताप सेम रखा है, तो T से T कैंसिल कर दो, T से T कैंसिल, समान है, इसका मतलब केवल इन दो का ही गुणनफल आएगा, बराबर Pg, गैस के ऑक्साइड का दाब कितना दिया 2 बार, इंटू गैस के ऑक्साइड का अणुभार आपको ज्ञात करना था, कितना आया M गैस ऑक्साइड बराबर 5 × 28/2 बराबर 56। दोबारा समझ लो, एक तरफ नाइट्रोजन लेना था, एक तरफ गैस का ऑक्साइड, घनत्व का सूत्र है Pm/RT, इधर भी Pm/RT, R कांस्टेंट है, T भी नियत है, सेम था, तो ये आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में बराबर किए मैंने, एक साइड में नाइट्रोजन के लिए, दूसरी साइड में गैस के ऑक्साइड के लिए। नाइट्रोजन का दाब 5 दे रखा है, M अपने को पता है 28, इसका दाब 2 दे रखा है, M ज्ञात करना है, तो M बराबर कितना आ जाएगा 56। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, समझना ध्यान से। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 ग्राम आदर्श गैस का दाब 2 बार है। जब समान ताप और दाब, मतलब इसी ताप और दाब पर 2 ग्राम आदर्श गैस मिलाई जाए तो दाब 3 बार हो जाता है, तो गैस के अणुभार में क्या संबंध होगा, मतलब जो 2 मैंने अलग अलग आदर्श गैस मिलाई है उनके अणुभार में क्या संबंध होगा। मान लो मैं पहली गैस को A मान लेता हूं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम आदर्श गैस, इसके ब्रैकेट में मैं A मान लेता हूं, A का दाब 2 बार है। जब समान ताप व दाब पर 2 ग्राम आदर्श गैस B मिलाई जाती है, B मिलाई जाए तो दाब 3 बार हो जाता है, तो गैस के अणुभार में क्या संबंध होगा। अब पहले समझना, पहले मैं ये लिखूं, इधर से लिखता हूं आंसर, गैस A के मोल, गैस A के मोल Na लिखता हूं, किसके बराबर होंगे W/m, W/m, इसको मैं मान लेता हूं WA, इसको मान लेता हूं MA। ऐसे ही गैस B के मोल, B के मोल, इसको मैं मान लेता हूं NB, ये हो जाएगा मेरे पास WB/MB। पहले के लिए देखना, A गैस कितनी थी 1 ग्राम, अणुभार पता नहीं तो Ma लिख दिया। दूसरी गैस कितनी थी 2 ग्राम, तो 2 लिख दिया। अणुभार पता नहीं, Mb लिख दिया। ये तो मैंने अभी तक केवल इनके मोलों की संख्या ज्ञात की है, केवल क्या ज्ञात की है, मोलों की संख्या। अब इन मोलों की संख्या से मैं इस पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं, ध्यान से समझना।
आदर्श डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के समीकरण लगाओ। ये था पी ए बराबर एन ए बट्टा एन इंटू पी टोटल, ये समीकरण था। एक मिनट, पी ए पी बी दिया हुआ है, सीधा ही निकाल लेता हूं, आगे समझो। गैस ए का दाब, गैस ए का दाब कितना है? 27 डिग्री पर 1 ग्राम आदर्श गैस का दाब 2 बार है, तो यहां ए गैस का दाब आया 2 बार। बी गैस का दाब, गैस बी का दाब क्या आएगा? कुल दाब माइनस गैस ए का दाब। ये कैसे लिखा है समझना। पहले से ए गैस थी जिसका दाब 2 बार है, इसी में मैंने बी गैस मिला दी, तो अब जो दाब आएगा वो दोनों को मिलाकर आएगा। कितना आया? 3 बार। तो जितना दाब बढ़ा है वो गैस बी का था, कितना आएगा? 3 माइनस 2 बराबर 1 बार। अब गैस के आंशिक दाब की समीकरण समझना। पी ए बराबर क्या लिखोगे? एन ए बट्टा एन इंटू पी टोटल। पी बी बराबर क्या लिखेंगे? पी बी बराबर एन बी बट्टा एन इंटू पी। इसको अपने एक्स ए नाम देते थे, इसको एक्स बी नाम देते थे, बट इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये समझो कि टोटल दाब तो 3 ही रहेगा, इसका मतलब 3 से, अगर मैं इनका अनुपात लेता हूं, समझो अगर मैं ऐसे लिखता हूं पी ए बट्टा पी बी, तो ये किसके बराबर आएगा? देखो बट्टा करने पर इसमें इसका भाग दे रहे, पहले में दूसरे का भाग दे रहे, तो ये ऊपर आएगा एन ए बट्टा में आएगा एन बी। पी से पी कैंसिल, एन से एन कैंसिल, मतलब आंशिक दाबों का अनुपात मोलों के अनुपात के बराबर आ जाएंगे। अभी अणुभार में संबंध पूछा था, इसी को आगे और कर दूं। एन ए बट्टा एन बी, यहां से ज्ञात कर लो क्या आएगा? एन ए बट्टा एन बी, 1 अपॉन एम ए, 2 अपॉन एम बी, तो एन ए की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन एम ए। इसकी वैल्यू कितनी है अपोन वाले की? एन बी की 2 बट्टा, बट्टा वाला ऊपर चला जाएगा, एम बी, 2 बट्टा एम बी। तो यहां से अपने पास एम बी अपॉन एम ए कितना आया? इस 2 को इधर ले आओ, 2 गुणा पी ए बट्टा पी बी, 2 एज इट इज। पी ए का मान कितना है देख लो, गैस ए का दाब 2, पी बी कितना है? 1, कितना आया? 4, मतलब एम बी एम ए से 4 गुना ज्यादा है। एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले मैंने गैस ए के मोल ज्ञात किए। कैसे किए? गैस का भार बट्टा अणुभार 1 बट्टा एम ए। बी गैस का भार 2 ग्राम दिया था, अणुभार को एम बी मान लिया। ठीक है, यहां से मैंने इन दोनों के मोल ज्ञात कर लिए, एन ए बट्टा एन बी, जो कितना आया? एम बी बट्टा 2 एम बी बट्टा 2 एम ए। फिर मैंने गैस ए का दाब दिया हुआ था 2, टोटल में से ए का घटाया तो बी का दाब आ गया 1 बार। जब सब कुछ समान हो तो आंशिक दाबों का अनुपात मोलों के अनुपात के बराबर आता है। तो ये मेरे को दे रखा है 2 बट्टा 1, यानी कि इनका अनुपात 2 हो गया, तो इसको 2 से गुणा करके ज्ञात कर लिया। एम बी बराबर 4 एम बी, मतलब एम ए, बी का अनुभार ए के अनुभार से 4 गुना ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इसको पॉज करके आराम से रोक के देख लेना, सोल्व कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नंबर इसके जस्ट आगे का होगा 5, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। समझो क्वेश्चन। नाली साफ करने वाले डेनेक्स जो सॉल्यूशन आता है में सूक्ष्म मात्रा में एल्यूमिनियम होता है, उसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम होता है, जो कास्टिक सोडा से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। यदि एक बार दाब और 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम अभिक्रिया करेगा तो निर्गमित हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा। मुझे ये आयतन पहले एनटीपी पर ज्ञात करना पड़ेगा। किस पर? एनटीपी पर। फिर दिए गए ताप और दाब पर करेंगे। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में था, मोल कंसेप्ट में, रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकता वाले चैप्टर में, रिएक्शन समझना आंसर में। ये कह रहा है एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा NaOH के जलीय विलयन से क्रिया कर रहा है। NaOH विलयन का हो तो H2O साथ में। इनसे जो उत्पाद बनेगा समीकरण वो आपको याद रखने हैं, 2 एल्यूमिनियम 2 NaOH 2 H2। इससे उत्पाद बनता है 2 NaAlO2 प्लस H2। H2 कितनी बनती है वो संतुलित कर लो। हाइड्रोजन के यहाँ थे 2 परमाणु, यहाँ 4 परमाणु थे, 3H2 बन गया। चेक कर लो संतुलित है क्या? 2 सोडियम संतुलित है, 2 एल्यूमिनियम संतुलित है, ऑक्सीजन थे 2 और 2 4 संतुलित है। अब इस समीकरण की रस समीकरण मिति पूछी जाए आपको। क्या पूछी जाए? रस समीकरण मिति। क्या रस समीकरण मिति है समझना। ये मैंने एल्यूमिनियम के 2 मोल लिए, मतलब 54 ग्राम एल्यूमिनियम, 54 ग्राम एल्यूमिनियम। 54 ग्राम एल्यूमिनियम से एनटीपी पर कितने मोल हाइड्रोजन बने? 3 मोल। 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। 1 मोल का आयतन एनटीपी पर होता है 22.4 लीटर, तो 3 मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 गुना 3 लीटर में इकाई आ जाएगी। 54 ग्राम एल्यूमिनियम से इतने लीटर हाइड्रोजन बनेगी। अपने को एल्यूमिनियम कितना दिया है? 0.15 ग्राम। तो 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम से एनटीपी पर कितने हाइड्रोजन बनेगी? तो पहले 1 पे ज्ञात कर लो, 22.4 × 3/54। फिर इस पे ज्ञात कर लो तो गुना 0.15 लीटर। इसको सॉल्व कर देता हूं। (22.4 गुणा 3 गुणा 0.15 बराबर डिवाइड 54। ये आया मेरे पास 0.1867 कर दो तो 7 लीटर। ml में करना हो 1000 से गुणा कर दो, 1000 से गुणा करोगे 187 ml हो जाएगा। अपनी ये लीटर में लेकर के चलिए। ये आयतन आया है एनटीपी पर। किस पर आया है? एनटीपी पर। अब कल अपनी समीकरण लिखी थी एनटीपी और ओटीपी वाली, PV/T, P1 V1/T1। अब ये अप्लाई करना है, ये एनटीपी पर और ये ओटीपी पर। ये एनटीपी ये दिए गए ताप और दाब पर। तो इसमें दाब बार में लेना है, क्योंकि एक बार में आया तो दूसरा ऑटोमेटिक दाब किस में आएगा? बार में। अभिक्रिया निर्मित हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? तो ये P कितना दिया आपको? ये P एटमॉस्फेयर में बार में लेना था आपको। बार में ये दे रखा है, 1 बार कर देता हूं। 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार। एक्चुअल में तो ये होता है 1.01325। एक्चुअल में होता है, वही लिख देता हूं, 1.01325।
इंटू वी का मान आपने एनटीपी पे ज्ञात किया था 0.187 लीटर, टी का मान एनटीपी पे होता है 273 केल्विन, बराबर P1 दिया गया दाब यहां होगा, कहाँ है दिया गया दाब, ये रहा, 1 बार पे ज्ञात करना है। तो यहां मैंने लिख दिया बार का मान 1, V1 आपको ज्ञात करना है, T1 दे रखा है 20 डिग्री यानी कि 293 केल्विन। ये आपका आंसर आ गया। अब यहां से आप V1 का मान ज्ञात कर लोगे। कैसे करोगे? V1 ज्ञात करना है, इधर ऊपर लाके 293 को गुणा कर देना, तो जो आंसर आता है वो मैं लिख देता हूं, सॉरी 1 सेकेंड। V1 इजिकल टू, देखो ये तो आपके पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है रस समीकरण मिति, उससे क्रिया याद होनी चाहिए, क्रिया के आधार पर रस समीकरण मिति से ज्ञात किया, और फिर एनटीपी से ओटीपी या ओटीपी से एनटीपी के लिए कल आपको बताया था कितना आया, ये 1.012325, वैसे 1.01 लिख दे उससे आंसर आ जाता है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, गुणा 0.187 गुणा 293 डिवाइड 273, ये सॉरी कट हो गया, 1.01325 मल्टीप्लाई 0.187 मल्टीप्लाई 293, 20 डिग्री है ना, डिवाइड 273, ये आपके आ जाएगा 0.203 लीटर या 203 ml, ये आपका आंसर है। दिया हुआ था एनटीपी पर, ज्ञात किस पे किया, ओटीपी पर। अब एनटीपी पर कैसे दिया हुआ था वो आपको यहां से ज्ञात करना था कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम से इतने लीटर हाइड्रोजन, ये इतने लीटर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तो 0.15 ग्राम से इतने लीटर उत्पन्न होगी, इसी को ला करके यहां रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 9 डेसीमीटर क्यूब मतलब 9 लीटर धारिता, उसमें हटा देंगे क्वेश्चन, 1 मिनट क्वेश्चन हटा देता हूं। यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 9 डेसीमीटर क्यूब धारिता वाले फ्लास्क में 3.2 ग्राम CH4, 4.4 ग्राम CO2 का मिश्रण हो तो इसका दाब क्या होगा? तो दाब के लिए एक ही सूत्र है, समझना ध्यान से, PV बराबर nRT, PV बराबर nRT, या इसमें आप ऐसे ले सकते हो PAV बराबर NART, दूसरी गैस दे PVNBRT। तो PV ये वाला जो लेंगे V से V कैंसिल हो जाएगा, P बराबर क्या आ जाएगा nRT, nRT की जगह क्या आएगा NART प्लस NBRT, तो ऐसे लिख सकते हो NA प्लस NBRT, या इसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा संबंध लिखा PV बराबर nRT, तो P बराबर nRT अपॉन V। अब N दो गैस से एक नहीं है, तो दोनों गैसों के मोलों की संख्या लेनी। दो गैसें कौन कौन सी है, एक तो CH4 और दूसरी कौन सी है CO2, तो मैं N की जगह से लिख दूं NCO2 CH4 प्लस NCO2 और बाहर लिख दिया RT अपॉन V। बस ये सूत्र याद रखना। एक की समीकरण है PV इजिकल टू nRT, N दो गैस है तो दोनों के मोल जोड़ दो, 10 है तो 10 के जोड़ दो, टोटल पूछे तो N। अब इसका आंसर समझो, NCH4
CH4 की मात्रा दी आपको 3.2 ग्राम, अणुभार होता है 16। मोल कैसे निकालोगे, मोल तो दे नहीं रखा, मात्रा दी है, तो दिया गया भार बट्टा अणुभार से CH4 के मोल। CO2 की मात्रा कितनी दी है, 4.4 ग्राम, अणुभार कितना है 44। आर का मान आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी इकाई में लेते हो, तो लीटर एटमॉस्फेयर इकाई में ले लो ताकि एटमॉस्फेयर में आ जाए। कितना, 0.0821। टी का मान दिया हुआ है 27 डिग्री 300 केल्विन, बट्टा वी का मान, वी 9 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 9 लीटर, लीटर लिखिए। इसको हल कर लो, P का मान आपके पास आ जाएगा, ये हो गया अपने पास में 0.2, ये अपने पास हो गया 0.1 यानी कि 0.3। कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं गड़बड़ नहीं हो। एक सेकंड, कितना है 3.2 बट्टा 16, 0.2 आ गया, वो 0.1 आ गया, 0.3 हो गया, 0.3 गुणा 0.0821 इंटू 300 डिवाइड 9.821 एटमॉस्फेयर। इस इकाई को आप चाहे तो पास्कल में भी ले सकते थे। पास्कल में लेते तो क्या आता है, आर की इकाई पास्कल, मीटर क्यूब, केल्विन, मोल इनवर्स, तो वहां पास्कल के हिसाब से आर का मान रख देते हैं। पास्कल में आर का मान होता है 0.0831, ये 0.831 लिखते तो ये पास्कल में आ जाता, बाकी अपने जरूरत ही नहीं, अपने इसी में फाइंड कर दिया एटमॉस्फेयर में। डेसीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर, तो 9 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होंगे, 9 लीटर के। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन हटा दो। 27 डिग्री ताप पर 1 लीटर के फ्लास्क में 0.07 बार दाब पर 2 लीटर ऑक्सीजन तथा 0.8 बार दाब पर 0.5 लीटर O2 भरी जाए तो मिश्रण का कुल दाब क्या होगा। तो पहले तो ये चेक करो, इसमें ताप नियत रखा है, ताप नियत रख करके आयतन और दाब चेंज करें तो बॉयल का नियम लगेगा। तो बॉयल का नियम पहले मैं लगा रहा हूं आंसर में 1 नंबर पद में, हाइड्रोजन के लिए दाब, ये सूत्र है P1/P2 बराबर V2/V1। समझना कैसे लिखा मैंने, अगर मैं लिखता V1/V2 तो यहां था P2/P1, तो मैंने ऐसे लिख दिया P1/P2 बराबर V2/V1। या चाहे वैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतिम दाब लेना है। P2/P1 को उधर ले जाता हूं, P2 बराबर V1/V2 इंटू P1। यही सेम ऑक्सीजन के लिए ले लेता हूं 2 नंबर। O2 के लिए दाब, अंतिम दाब लेना है, P2 बराबर V1/V2 इंटू P1। अब पहले बात करें अपने ऑक्सीजन के लिए, समझो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर के फ्लास्क में, यानी कि V1 की वैल्यू कितनी हुई 1 लीटर, 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार दाब, प्रारंभिक दाब कितना है 0.7 दाब पर 2 लीटर ऑक्सीजन, 1 मिनट, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार दाब पर 2 लीटर ऑक्सीजन एंड 0.8 बार दाब हाइड्रोजन। इसमें बाद में लिखा है क्या,
27 डिग्री पर 1 लीटर के फ्लास्क में इतने बार दाब पर 2 लीटर, ये 2 लीटर ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अब सही है, हाइड्रोजन 2 लीटर हाइड्रोजन भरी है किसमें, 1 लीटर के फ्लास्क में। तो प्रारंभिक आयतन, ये गलती कर दी अपने, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार दाब पर 2 लीटर, इसका मतलब 2 लीटर हाइड्रोजन है जो 1 लीटर के फ्लास्क में बननी है। समझना, ये मेरे पास में 1 लीटर का फ्लास्क है, ये मेरे पास में 2 लीटर का फ्लास्क है, इसमें 2 लीटर हाइड्रोजन है, किस दाब पर 0.7, ये V1 है, ये P1 है। अब इसको इसमें ट्रांसफर किया 1 लीटर वाले फ्लास्क में, तो जैसे ही 1 लीटर वाले फ्लास्क में ट्रांसफर किया तो ये हाइड्रोजन 1 लीटर में आ जाएगी, यानी कि अंतिम आयतन कितना हो जाएगा, 1 लीटर। तो यहां V1 तो दे रखा है 2, V1 कितना है 2, और V2 अंतिम आयतन कितना हो जाएगा 1 लीटर। तो ये आ जाएगा मेरे पास गुणा करने पर 1.4, 1.4 सीधा सीधा आंसर था। देखो आयतन को आधा किया है तो दाब दुगना हो जाएगा। बॉयल नियम क्या है, V व्युत्क्रमानुपाती P, आयतन आधा हुआ दाब दुगना हो गया। सेम चीज दूसरे के लिए देखना, ऑक्सीजन के लिए ये आधा लीटर का फ्लास्क था, इसमें ऑक्सीजन थी 0.5 लीटर, ये तो हो गया V1। यहां P था P1 ऑक्सीजन के लिए 0.8। अब इसको इसमें ट्रांसफर करती, अंतिम आयतन V2 जो है वो 1 लीटर हुआ, तो अंतिम दाब P2 क्या होगा, क्या आएगा, V1 दे रखा है 0.5 लीटर, P1 दे रखा है 0.8, ये दे रखा है 1। इस बार आयतन को डबल किया, 0.5 था, 0.5 को 1 लीटर में ले गए, आयतन डबल किया तो दाब आधा हो जाएगा 0.4। कुल दाब पूछा है आपको, कुल दाब क्या आ जाएगा, P2 H2 के लिए प्लस P2 O2 के लिए। H2 के लिए कितना आया 1.4, O2 के लिए 0.4, 1.8 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक बार में दिया हुआ है, बार। यह आंसर आ गया। केवल बॉयल का नियम लगाना था, बॉयल के नियम के क्वेश्चन आज अपने खूब कर लिए, बस इतना ही है। तो थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।